जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं वेद सिंह, फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर, आपका स्वागत करता हूँ पाथफाइंडर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आप लोग। दोस्तों आपने एक सीरीज जो लॉन्च करी है नो ईयर पॉलिटी, उम्मीद है आप लोग उसको लेकर बहुत एक्साइटेड होंगे। वो सीरीज आप लोगों की मंडे यानी कि 3 जुलाई से शुरू हो जाएगी सवेरे 10 बजे। पाथफाइंडर अनअकैडमी हिंदी चैनल जो है आप लोगों का, उसी पर ये सीरीज होने वाली है। पाथफाइंडर हिंदी करके चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें यदि आपने नहीं किया है तो। बाकी आप लोगों को उसमें फंडामेंटल्स जो हैं वो बहुत शानदार तरीके से मिलने वाले हैं। आपकी जो भी समझ होने वाली है इंडियन पॉलिटी को लेकर, वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल लेवल पर क्लियरिटी, जिसे बोलते हैं ना कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, आपको वो मिल जाएगी अगर आप उस सीरीज को कर लेते हैं। लगभग 30 सेशंस उसमें होने वाले हैं। तो ये आपको करना चाहिए 3 जुलाई सुबह 10 बजे सोमवार। चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों अगर हम बात करें, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को लेकर। आज जो ये सेशन है, ये इस पर हम चर्चा करने इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों को लेकर। यानी कि जो पार्डनिंग पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। अब अगर दोस्तों बात करें पार्डनिंग पावर्स की यानी कि क्षमादान शक्तियों की दोस्तों, तो यहाँ पर इस बात को आप समझिए। देखिए आपको पता है दोस्तों, हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें न्यायपालिका के स्तर पर सबसे नीचे जो कोर्ट्स हैं वो कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर अधीनस्थ न्यायालय हैं यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। जब आप उसके ऊपर इस स्तर पर जाते हैं तो वहां पर आपको मिलते हैं हाई कोर्ट्स यानी कि उच्च न्यायालय, और सबसे ऊपरी जो स्तर है उसे हम कहते हैं, जिसे आप कहते हैं एपेक्स कोर्ट, इसे आप लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय के तौर पर। अब मान लेते हैं दोस्तों किसी व्यक्ति को सजा हुई, मान लेते हैं किसी व्यक्ति को सजा हुई, किसी व्यक्ति को सजा दे दी अधीनस्थ न्यायालय में। अगर बात करें सेशन कोर्ट ने किसी व्यक्ति को सजा दी थी दोस्तों, मान लेते हैं 20 साल की किसी को सजा मिल गई। अब उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति ने इसको चैलेंज किया, अपील करी इस फैसले के खिलाफ, सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ। उन्होंने अपील कहां करी? हाई कोर्ट में, जो उसके अगला चरण है। हाई कोर्ट में भी उनकी जो सजा है वो बरकरार रखी गई, 20 साल की सजा रखी गई। अब इसके बाद उनके पास एक अंतिम जो ऑप्शन बचता है वो क्या है, तो अगर न्यायपालिका के स्तर पर बात करें तो हमारे पास दोस्तों न्यायपालिका के स्तर पर तीसरा जो चरण है, जो सर्वोच्च चरण है, उसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में इन व्यक्ति, ये भाई साहब ने अपील कर ली कि साहब देखिए मैं उसमें मुझे 20 साल का सजा का प्रावधान किया, हाई कोर्ट ने भी उसी को कंटिन्यू किया। और दोस्तों खुदा ना खास्ता करे, चलो अब इस व्यक्ति ने कोई ऐसा क्राइम किया ही था, अगर मान लेते हैं क्राइम किया ही है, तो इस व्यक्ति को मान के चलिए 20 साल की सजा सुप्रीम कोर्ट ने भी एज इट इज चिपका दी कि भैया तुझे 20 साल की सजा मैं सुनाता हूं। तो अधीनस्थ न्यायालय से भी इस व्यक्ति को कोई राहत नहीं मिली, उसमें इनको सजा मिली। हाई कोर्ट में अपील करी, वहां पर भी सजा, और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करी, तब भी इनको दोस्तों सजा मिली। और 20 साल का भी क्या मिला? हार्ड प्रिजन मिला। एक होता है दोस्तों सॉफ्ट प्रिजन, जिसे आप कहते हैं सॉफ्ट इम्प्रिजनमेंट, एक होता है हार्ड इम्प्रिजनमेंट, एक को आप कहते हैं कठोर कारावास। कठोर कारावास में का मतलब क्या है दोस्तों? कठोर कारावास का मतलब है कि आपको जेल तो काटनी काटनी है, जेल तो काटनी काटनी, पर साथ में आपको क्या करना है? पर साथ में आपको पत्थर भी तोड़ने हैं, वो काम भी करना है आपसे। कठोर रूप से एक तरीके से कारावास का दंड दिया गया है। और अब वैसी बात है, जब अगर आप कैटेगराइज करेंगे इन चीजों को, तो ज्यादा हीनियस क्राइम किया है अगर, तो आपको कठोर कारावास दिया जाएगा। और सिंपल इम्प्रिजनमेंट की जब बात करते हैं, साधारण कारावास की बात करते हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा आपके लिए रियायत होती है कि आपको वहां पर कठोर रूप से कार्य नहीं करना है, मतलब पत्थर तक नहीं तोड़ना है। दोस्तों आपने मूवी देखी होगी, वो अमिताभ बच्चन साहब जो थे उस मूवी में बना करते थे ना, पत्थर तो तोड़ा करते थे, वो हमेशा पत्थर ही तोड़ते थे जहां तक देखा। कालिया हो या कोई भी मूवी हो, वहां देखिए आप, वो पत्थर ही तोड़ते हुए मिलेंगे आप लोगों को। तो ऐसे में अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति को सजा सुना दी 20 साल कठोर कारावास की, तो अब इस व्यक्ति के पास क्या रास्ता है? और सारे ऑप्शंस बंद, खत्म हो चुके, जितनी भी पिटिशंस थी सारी इसने अप्लाई करके देख ली। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अडिग है। उन्होंने कहा कि भैया 20 साल हार्ड प्रिजन, हार्ड इंप्रिजनमेंट का आपको सजा देते हैं हम लोग। दोस्तों अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? तो दोस्तों इसके बाद भी हमारा जो संविधान है वो एक प्रावधान करता है, जिसका जिक्र किया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 72 में, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां या फिर पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यहां पर राष्ट्रपति के पास दोस्तों पार्डनिंग पावर्स दी हैं, राष्ट्रपति को दी है पार्डनिंग पावर्स। राष्ट्रपति चाहें तो वे उन्हें अपनी समाधान शक्तियों में से इसको कोई शक्ति दे सकते हैं, या इनके लिए कोई उपचार कर सकते हैं, या कोई रेमेडी दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ के इसको पहले समझें। तो आपको पता है दोस्तों, आपने पिछले सेशन में भी देखा कि राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पावर्स हैं, राष्ट्रपति की बहुत सारी पावर्स होती हैं। जैसे आपने कहा कि सर राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति होती है, राष्ट्रपति की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होते हैं, राष्ट्रपति की अगर हम बात करें विधायी शक्तियां आपने पढ़ी एक सेशन में, या लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आप लोगों ने पढ़ा। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां पढ़ी आप लोगों ने, मिलिट्री पावर्स आप लोग देखने वाले हैं।
राजनीतिक शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, यानी कि डिप्लोमेटिक पावर्स है प्रेसिडेंट के पास। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति की वीटो पावर्स हैं और राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां हैं, यानी कि पार्डनिंग पावर्स भी है प्रेसिडेंट के पास। तो आइए जरा पहुंचे राष्ट्रपति की शक्तियों पर। दोस्तों तो राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 52 जो कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ना तो ये पद कभी खत्म होगा, ना इस पद को कभी रिक्त रखा जा सकता है ना। ये आर्टिकल 52 आप काफी बार पढ़ चुके हैं और आगे आने वाली कक्षाओं में आप लगातार इन चीजों को देखते रहेंगे। यहाँ दोस्तों अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट से संबंधित कुछ प्रावधान जो आप लोग अपनी कक्षाओं में देखते हैं निरंतर, हमको जो बात करनी है वो बात करनी है राष्ट्रपति की शक्ति यानी कि पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर। और पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में मैंने अभी आप लोगों से कहा कि बहुत सारी पावर्स है हमारे प्रेसिडेंट महोदय के पास, और अभी तो फिलहाल महोदया है, प्रेसिडेंट महोदया हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियां हैं यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट है। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां हैं यानी कि मिलिट्री पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट है। राष्ट्रपति की राजनीतिक शक्तियां हैं यानी कि डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, और यहीं पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां यानी कि पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां यानी कि पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जब मैं आपसे दोस्तों बात कर रहा हूं पार्डनिंग पावर की, तो मैंने आपको पूरा उसके बारे में बता ही दिया है कि मान लीजिए न्यायपालिका ने किसी व्यक्ति को सजा दे दी, और सजा दे दी कितनी भाई, 20 साल का, 20 ईयर्स का हार्ड इंप्रिजनमेंट दे दिया। हार्ड इंप्रिजनमेंट यानी कि कठोर कारावास दे दिया। तो अब इसके पास एक लास्ट ऑप्शन के तौर पर बचता है राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर्स। राष्ट्रपति अगर चाहें तो वही अपनी समाधान शक्तियों में से कोई शक्ति दे सकते हैं, तो उपयोग कर सकते हैं उसका, प्रयोग कर सकते हैं उसका। तो दोस्तों अगर हम बात करें पार्डनिंग पावर्स की, तो इसका जिक्र मैंने अभी आप लोगों से कहा कि हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 72 में है। ये राष्ट्रपति को कहता है कि भाई राष्ट्रपति महोदय, आप अपनी समाधान शक्तियों में से ऐसे व्यक्ति को यदि आपको लगता है तो आप उन्हें पार्डन कर सकते हैं, उनको क्षमा कर सकते हैं। तो ऐसी 5 पावर्स का जिक्र हमारे संविधान में दोस्तों, 5 शक्तियों के बारे में हमारे संविधान में बताया गया है कि वे कौन कौन सी राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों में आएंगी। तो सबसे पहली जो पावर है दोस्तों वो क्या है, वो है आपका कॉम्यूट यानी कि लघुकरण। लघुकरण, या इसी को आप कहते हैं दोस्तों हिंदी में, लघुकरण हो गया हिंदी में और कॉम्यूट हो गया अंग्रेजी में, कॉम्यूट। एक है दोस्तों कॉम्यूट, एक है दोस्तों परिहार जिसको आप कहते हैं हिंदी में रेमिशन। एक है दोस्तों परिहार जिसको आप लोग कहते हैं अंग्रेजी में रेमिशन। तीसरी जो पावर है दोस्तों प्रेसिडेंट के पास समाधान शक्तियों के तहत, वो कौन सी है, तो वो है आप लोगों की विराम। विराम या फिर रेस्पाइट, विराम या फिर दोस्तों रेस्पाइट। चौथी जो पावर है दोस्तों प्रेसिडेंट के पास वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों प्रिविलंबन। वो क्या है दोस्तों, तो वो है आपकी प्रिविलंबन यानी कि रिप्राइव, अंग्रेजी में कहते हैं इसको रिप्राइव। और अंत में और जो सबसे शानदार चीज है वो कौन सी दोस्तों, तो वो है क्षमा। क्षमा या फिर पार्डन, क्षमा या फिर पार्डन दोस्तों। तो हमारे प्रेसिडेंट महोदय के पास ये 5 समाधान शक्तियां हैं। सबसे पहली मैंने आपसे कही कॉम्यूट है यानी कि लघुकरण है। दूसरी मैंने आपसे कही परिहार है यानी कि रेमिशन है। तीसरी मैंने आपसे कही विराम है यानी कि रेस्पाइट है। चौथी मैंने आपसे कही प्रलंबन है यानी कि रिप्राइव है। दोस्तों अंत में आप लोगों ने देखा ये क्या है, तो ये है क्षमा यानी कि पार्डन। अब कॉन्टेक्स्ट वही है, किसी व्यक्ति को 20 वर्ष की हार्ड इंप्रिजनमेंट यानी कि कठोर कारावास का दंड मिला है किसी व्यक्ति को। अब क्या होगा दोस्तों, अब होगा ये, अब मान लो प्रेसिडेंट के समक्ष उसकी याचिका आई, तो प्रेसिडेंट इनमें से किसी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ने लघुकरण का प्रयोग किया, उनको लघुकरण प्रोवाइड कराया, तो लघुकरण का मतलब होता है कि जो उनको सजा मिली है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को सजा मिली है 20 साल का हार्ड इंप्रिजनमेंट या 20 साल का कठोर कारावास, यदि प्रेसिडेंट ने उन्हें दे दिया लघुकरण यानी कि कॉम्यूट, इसका मतलब है कि उनका जो 20 साल का हार्ड इंप्रिजनमेंट है, हार्ड जो इंप्रिजनमेंट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल इंप्रिजनमेंट में यानी कि साधारण कारावास में। साधारण कारावास यानी कि सिंपल इंप्रिजनमेंट, यानी कि सजा का नेचर चेंज हो गया। सजा की क्वांटिटी उतनी है, सजा की जो क्वांटिटी है वो तो उतनी है, बस सजा का नेचर, उसकी प्रकृति चेंज हो गई। ये क्या हो गया, हार्ड से सिंपल इंप्रिजनमेंट हो गया। तो ये क्या है दोस्तों, ये है लघुकरण यानी कि आपका जिसे कहते हैं कॉम्यूट। दूसरी अगर मैं बात करूं दोस्तों परिहार यानी कि आपने कहा रेमिशन, यदि राष्ट्रपति ने उसे परिहार दिया यानी कि रेमिशन दिया, तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, तो ऐसे में अगर बात है उसको 20 साल के हार्ड इंप्रिजनमेंट की, तो हो सकता है कि इसमें राष्ट्रपति क्या करे, राष्ट्रपति उसकी सजा को 20 साल से 10 साल कर दे, पर इसमें सजा जो रहेगी उसका जो नेचर रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। मतलब यहां नेचर चेंज नहीं होगा, यहां क्या हुआ, यहां सजा की क्वांटिटी उतनी है,
क्वांटिटी उतनी है, क्वालिटी चेंज हो गई। यहां पर सजा की क्वालिटी उतनी वही है, नेचर वही है, क्वांटिटी कम कर दी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। कॉम्यूट मतलब क्वांटिटी वही, क्वालिटी कम कर दी, उसको हार्ड से सिंपल कर दिया। रेमिशन मतलब या परिहार का मतलब क्वांटिटी कम कर दी लेकिन क्वालिटी वही है, क्वालिटी वही है। इतनी बात स्पष्ट है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, उम्मीद है क्लियर होगी। तीसरी बात देखते हैं दोस्तों, तो तीसरा है विराम। तीसरा क्या दोस्तों, तो तीसरा है विराम, यानी कि आप लोगों का रेस्पाइट। दोस्तों रेस्पाइट जैसी कंडीशन तब होती है जब या प्रेसिडेंट इस शक्ति का प्रयोग तब करते हैं जब कोई विशेष स्थिति हो, कोई विशेष कंडीशन हो, कोई विशेष परिस्थिति हो। अब मान लेते हैं किसी व्यक्ति की हालत काफी खराब है, अब उसे 20 साल का कठोर कारावास मिल गया है और उसको उसके साथ में कोई ऐसी बीमारी चिपक गई। मान लेते हैं किसी को कैंसर हो गया, या मान लीजिए कोई महिला है तो महिला के साथ कोई ऐसी बीमारी, ऐसी विशेष मतलब विशेष परिस्थिति होनी चाहिए। विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति महोदय यदि विराम दे दें तो ऐसे में सजा की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों कम हो सकती है। मतलब यहां पर अगर एग्जांपल के तौर पर लें तो 10 साल का, यानी कि देखो क्वांटिटी भी कम हो गई और सिंपल इम्प्रिजनमेंट यानी कि क्वालिटी भी कम हो गई। लेकिन इसके लिए होना क्या चाहिए, लेकिन दोस्तों इसके लिए होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए क्या, विशेष परिस्थिति होनी चाहिए, स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए। यदि स्पेशल कंडीशन है तो प्रेसिडेंट अपनी पावर्स में से इसको निकालकर दे सकते हैं, जो उनकी समाधान शक्तियां हैं, जो उनकी पार्डनिंग पावर्स हैं उनमें से। तो यहां पर क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों कम हो जाएगी। अगर हम बात करें दोस्तों प्रलंबन की यानी कि रेपराइव की, तो ये मान लेते हैं किसी व्यक्ति को सजा मिली है, मृत्यु दंड मिला हुआ है और मृत्यु दंड उसे मिला हुआ है दोस्तों। अब ऐसे में यदि प्रेसिडेंट ने प्रलंबन की बात कर दी, उन्हें प्रलंबन के रूप में उपचार प्रदान कर दिया, तो ऐसे में दोस्तों उसका जो मृत्यु दंड है, जो उसका एक तरीके से कैपिटल पनिशमेंट है, जो डेथ पेनल्टी है, वो क्या हो जाएगा, वो आजीवन कारावास में, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में बदल जाएगा। लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या फिर जिसे कहा जाता है आजीवन कारावास में बदल जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों क्षमा, दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को क्षमा मिल गई, किसी व्यक्ति को जिसको सजा मिली हुई है, मान लेते हैं 20 साल की कठोर कारावास की, और इसको क्षमा दे दी गई, क्षमा कर दिया गया इसको दोस्तों, इसको क्षमा दे दिया गया या पार्डन कर दिया गया दोस्तों, तो पार्डन का मतलब हो गया कि इसकी लाइफ होगी जिंगा लाला। मतलब ये कि जो जिस परिस्थिति में था जब इसने कोई क्राइम नहीं किया था, ये उसी कंडीशन में पहुंच जाएगा। मतलब बिल्कुल सारा, जिसको ना सात खून माफ, माफ कर देना। तो यहाँ पर क्वांटिटी क्वालिटी की बात नहीं है, यहाँ पर माफ कर दिया है। जब अपना घर जाओ बढ़िया अपना आराम से रेस्ट करो। दोस्तों ये 5 प्रकार की जो पार्डनिंग पावर्स हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट के पास हैं अंडर आर्टिकल 72, जिनका वो उपयोग करते हैं। आप उन पर कई सारे आप केस स्टडीज देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर। अब जैसे कई बार ये प्रश्न भी उठता है कि राष्ट्रपति को ये पावर्स तो दी गई हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट को ये पावर्स तो दी गई है, लेकिन समस्या ये आती है कि प्रेसिडेंट इन पावर्स का जो प्रयोग है बहुत लंबे समय तक इन मामलों को होल्ड करके रखते हैं। अब मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने एक तरीके से पिटीशन डाली हुई है, मर्सी पिटीशन डाली हुई है, दया याचिका डाली हुई है कि हे प्रेसिडेंट महोदय, आप हमको ये इन पावर्स से एक तरीके से हमें माफ कीजिए, हमारी जो सजा है उसको थोड़ा कम कीजिए। तो ऐसे में प्रेसिडेंट के पास जो है ये बहुत लंबे समय तक ऐसी जो याचिकाएं हैं वो लंबित पड़ी रहती हैं। तो ऐसे में ये अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न भी है एक। तो न्यायपालिका ने सुझाया कार्यपालिका को कि आप ऐसा कीजिए, अपने आप से आप एक ऐसा नियम बना लीजिए कि 3 महीने के भीतर आप इन याचिकाओं पर सुनवाई कर लें, क्योंकि वो बहुत लंबा समय लेता है, बहुत लंबा समय लग जाता है, 10 साल 20 साल ऐसे ये याचिकाएं लंबित पड़ी रहती हैं। तो न्यायपालिका का मानना ये है, केस आया था दोस्तों, उस केस का नाम था शमशेर सिंह। शमशेर सिंह बनाम भारत संघ, सॉरी शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1983 का मामला था। और शमशेर सिंह के मामले में 1983 में होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही कि कम से कम आप 3 महीने के भीतर, एक इनफ टाइम होता है, और आप उस चीज को बता दें कि भाई आपको उनको माफ करना भी है कि नहीं करना। माफ करना है तो आप कैसे माफ करना चाहते हैं, और नहीं करना तो आप मतलब नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसको स्पष्ट तौर पर बता दें कि भैया मैं आपको माफ नहीं करने वाला हूं। ताकि कम से कम एक होता है ना दोस्तों कि यदि आप किसी के इंतजार में बैठे हुए हैं, अब आपने पिटीशन डाली हुई है, आपने मर्सी पिटीशन डाली हुई है, आपने दया याचिका डाली हुई है, लेकिन अब सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप डेली इसी एक उम्मीद में रहते हैं कि भाई आपने तो चीजों आप एक आस में हैं, आप एक होप में हैं, आपके पास एक आशा है दोस्तों कि हो सकता है कि मैं मेरी सजा माफ हो जाए,
मेरी सजा कम हो जाए, हार्ड से सिंपल हो जाए। तो दोस्तों अगर किसी की आस आप बहुत लंबे समय तक ऐसे तोड़ के रखते हैं ना, क्योंकि वो आस में है लेकिन आपकी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो कहीं न कहीं ये ह्यूमन राइट्स का भी एक वायलेशन है। तो ऐसे में उम्मीद ये की जाती है कि प्रेसिडेंट जो है वो 3 महीने के भीतर ये बात बता दें कि भैया माफ करना है, कैसे करना है, नहीं करना तो नहीं करना। केस कौन-सा था? शमशेर सिंह केस था 1983 का। अब कई बार दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट किसी को समाधान की शक्तियाँ प्रदान करते हैं, क्षमा करते हैं किसी व्यक्ति को, तो क्या जो उनका फैसला होगा ये न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू से परे होगा? क्या उनका ये फैसला जुडिशियल रिव्यू से परे होगा? क्या ये न्यायिक पुनरावलोकन की दायरे से बड़ा बाहर होगा? दोस्तों इसके लिए आप लोगों के सामने 3 केसेस आए हैं। 3 केसेस में आप देख सकते हैं। सबसे जो पहला केस है दोस्तों, सबसे पहला जो केस होगा वो कौन-सा है? तो सबसे पहला केस है आप लोगों के लिए यहाँ पर मारूराम। कौन-सा दोस्तों? मारूराम बनाम भारत संघ 1980 का केस है दोस्तों, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति की जो समाधान शक्तियाँ हैं, जो पार्डनिंग पावर्स हैं, इनका प्रयोग राष्ट्रपति मनमाने तरीके से नहीं कर सकते हैं। इट इज़ नॉट लाइक आर्बिट्रेरी कि मन में आया तो छोड़ दिया, मन में आया तो उसको माफ किया, मन में आया तो नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी तर्कपूर्ण। ये लॉजिकल होना चाहिए, ये रेशनल होना चाहिए। तो अतार्किक नहीं होना चाहिए। यदि अतार्किक होगा तो फिर रिव्यू हो सकता है। अतार्किक नहीं होना चाहिए, इरेशनल नहीं होना चाहिए। एक और केस आया था दोस्तों, कुछ केसेस को आप लिख लीजिए ताकि, क्योंकि यूपीएससी आप देखते हैं लगातार आपसे केस स्टडीज के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछ रहा है आजकल, और साफ-साफ वो मेंशन करता है कि वादों के संदर्भ में आप इसको स्पष्ट कीजिए। जैसे 2022 में आपने देखे थे मेंस के सवाल। यहाँ पर एक और सवाल था, तो एक और केस आया दोस्तों, केहर सिंह। कौन-सा था? केहर सिंह बनाम भारत संघ। ये 1988 का केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इसमें ये इंदिरा गांधी की जो मृत्यु थी, इंदिरा गांधी की मृत्यु से संबंधित ये मामला था जो सुप्रीम कोर्ट के पास गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन सुझाई, कुछ निर्देश बताए, कुछ निर्देश दिए, और वो निर्देश ये थे दोस्तों केहर सिंह के मामले में कि सबसे पहली बात तो ये है कि जब राष्ट्रपति इसका प्रयोग करते हैं, समाधान शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो जो पिटीशन जाती है, जो मर्सी पिटीशन जाती है, जो दया याचिका जाती है राष्ट्रपति के पास, वो मौखिक नहीं जानी चाहिए। वो मौखिक रूप में नहीं जानी चाहिए, मतलब ओरली नहीं जानी चाहिए वो। पहली बात तो ये। इसके अलावा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राष्ट्रपति के पास उनकी समाधान की शक्तियाँ हैं और वे अपने विवेक से इसका फैसला करें। लेकिन क्या कहा था पहले वाले मामले में? वो अतार्किक नहीं होना चाहिए, वो इरेशनल ना हो, वो अतार्किक ना हो, वो आर्बिट्रेरी मनमाना ना हो दोस्तों। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका फैसला हमसे अलग हो सकता है। भई हमने किसी को सज़ा सुना दी, उन्होंने माफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अतार्किक, इरेशनल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति का मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है ये कि वो डिस्क्रिशनरी उनके मन के ऊपर है। बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 74 क्लॉज़ 1 आपको हमेशा ध्यान रखना है। आर्टिकल 74 क्लॉज़ 1 क्या कहता है? आर्टिकल 74 क्लॉज़ 1 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो राष्ट्रपति जब ये फैसला करते हैं तो ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और केस आया इसी पर आधारित, और उसके केस का नाम था दोस्तों इपुरु सुधाकर। क्या था? इपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इपुरु सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये था दोस्तों 2006 का मामला। इपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2006 के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने और स्पष्ट कर दिया कि यदि राष्ट्रपति का ये फैसला, जो वो क्षमा याचिका लेते हैं और वो समाधान करते हैं, राष्ट्रपति का यदि फैसला धर्म, जाति या राजनीति से प्रेरित हुआ, राष्ट्रपति का दोस्तों ये फैसला यदि धर्म, जाति या राजनीति से प्रेरित हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट इसका रिव्यू करेगा और फिर उस व्यक्ति को वापस से जेल में डाल देगा। मतलब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। मतलब कहने का ये है मेरा। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ? ये तो समझ में नहीं आया कि धर्म हो गया, राजनीति हो गया और जाति हो गया, इस पर आधारित फैसला मतलब क्या है? इन आधार पर राष्ट्रपति कैसे समाधान कर सकते हैं? तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा है। एग्जांपल ले लेते हैं। दोस्तों तो मान लीजिए कोई बाबा है। मान लीजिए दोस्तों कोई बहुत बड़ा बाबा है, और बाबाओं की दोस्तों आप देखते हैं कि फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी लोग उनको फॉलो करते हैं। अब ऐसे में किसी बाबा को पकड़ा गया, काफ़ी पीछे आपने देखा पीछे कई सारे बाबा अरेस्ट भी हुए हैं, उन्होंने ऐसे कृत्य किए हैं, आपराधिक कृत्य किए हैं, तो उनको अरेस्ट किया गया, जेल में हैं। अब दोस्तों बाबाओं की फैन फॉलोइंग बहुत होती है, बाबा की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग होती है दोस्तों। 6-6 करोड़, 7-7 करोड़ उनके फॉलोवर्स होते हैं। 6-6, 7-7 करोड़ दोस्तों उनके फॉलोवर्स होते हैं। अब आप ये बताइए दोस्तों
अब जिस बाबा के पास 6-7 करोड़ फॉलोवर्स हैं, एक स्टेट है दोस्तों राजस्थान, उसकी जनसंख्या 6.5-7 करोड़ के करीब। हरियाणा है दोस्तों 2.5-3 करोड़ के करीब उसकी जनसंख्या है। मैं कह रहा हूँ बाबा के फॉलोवर कितने हैं? बाबा के फॉलोवर हैं 6-7 करोड़। जब अगर राजस्थान से कंपेयर करें, तो इक्विवेलेंट जनसंख्या उनके भक्तों की है। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं। राजस्थान से 25 लोकसभा की सीटें हैं। राजस्थान से 10 राज्यसभा की सीटें हैं। राजस्थान में विधायकों की संख्या 200 है। मतलब दोस्तों एक बाबा के पास इतनी पावर है, लगा के देख लीजिए 200 एमएलए, 25 लोकसभा के सांसद, 10 राज्यसभा के सांसद दोस्तों। बाबा जेल में है। अब क्या जो सरकार है जिस स उस समय जो सरकार है जिसने अरेस्ट किया उन बाबा को जेल में है और पता है कि इनके बहुत बड़े फॉलोवर्स हैं। मतलब इनके एक बार कहने भर से इनके फॉलोवर्स जहाँ चाहें वो वोट डाल देंगे। ऐसा होता भी है दोस्तों। जब कहते हैं ना तर्क थोड़ा-सा कम हो तो मामला थोड़ा ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बाबा के कहने भर से यदि 2-6 मतलब मान लो 200 एमएलए यार 200 एमएलए अपने आप में बहुत बड़ी संख्या हो 200 एमएलए, 25 सांसद लोकसभा, 8 सा 10 सांसद राज्यसभा दोस्तों। और सरकार को लग रहा है कि इस बार हमारे जीतने के चांसेस कम हैं या ये राज्य पे हमारी मजबूत पकड़ नहीं है, पर उस राज्य में बाबा के फॉलोवर बहुत हैं। और पकड़ भी इसलिए कम है क्योंकि बाबा को हमने अरेस्ट कर लिया। अब उस राज्य में अगर हमको ढंग से पैठ बनानी है, फिर से हमें आना है तो ऑब्वियस सी बात है फिर कुछ ना कुछ तो मामला बनेगा। तो अब ऐसे में ये हो कि बाबा से जाके कहा जाए कि बाबा ऐसा करो आप मर्सी पिटीशन डाल दो, जो है दया याचिका डाल दो राष्ट्रपति के समक्ष, बाकी हम देख लेंगे दोस्तों। अब उन्होंने डाल दी राष्ट्रपति के समक्ष अपनी पिटीशन। मौखिक तौर पे तो डलेगी, मैंने अभी आपसे कहा, ओरली डलेगी नहीं पिटीशन। कहा गया था ये केहर सिंह मामले में। और आपको ये भी पता है कि जब राष्ट्रपति की मैं बात कर रहा हूँ तो आपको पीछे आर्टिकल 74 क्लॉज़ 1 याद आना चाहिए। आर्टिकल 74 क्लॉज़ 1 याद आना चाहिए जो ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, तो ये भी आपको याद होगा। अब क्या किया दोस्तों? अब किया ये कि राष्ट्रपति से कह दिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा कि भैया ऐसा है देख लेना ज़रा सा, है ना? अपना क्षमा ही कर देना, पार्डन ही कर देना। क्योंकि बाबा अगर बाहर जाएँगे तो बाबा बाहर जाएँगे तो कहेंगे कि भैया देखो कितनी शानदार पार्टी है, जो कितना अच्छा देश का विकास कर रही है। कुछ गलतफ़हमी हो गई थी जो मुझे अंदर डाल दिया जेल में। अब बहुत अच्छा काम कर रही है और कृपा इन पर बिल्कुल बनी रहनी चाहिए। ओह हो! 6 करोड़ 7 करोड़ लोगों ने धनाधन वोट डाला दोस्तों। तो हुआ कि नहीं ये राजनीतिक मामला? हो गया कि नहीं हो गया पॉलिटिकल मामला दोस्तों? तो यदि ऐसा मामला हुआ, तो न्यायपालिका ने क्या कहा है? तो हम इसका रिव्यू करेंगे और रिव्यू करके दोस्तों बाबा को फिर से अंदर कर देंगे। तो ये 3 केसेस आपको ध्यान होने चाहिए जब आप डील करते हैं राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों के साथ में। मारूराम बनाम भारत संघ 1980, केहर सिंह बनाम भारत संघ 1988 और तीसरा दोस्तों इपुर सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2006 जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यदि राष्ट्रपति का फैसला धर्म, जाति या राजनीति से प्रेरित हुआ, तो फिर ऐसे में उसका रिव्यू करेंगे और वापस से हम उसको अंदर कर सकते हैं उस व्यक्ति को। एम आई क्लियर दोस्तों? तो ये क्या दोस्तों? ये है राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ। मैं फिर से रिकॉल कराता हूँ। आर्टिकल 72 हमारे राष्ट्रपति को 5 समाधान शक्ति देता है। कौन-कौन सी? कम्यूट है यानी कि लघुकरण है, जिसमें आपने देखा कि नेचर बदल जाता है और क्वांटिटी उतनी ही रहती है। आपने कहा इसके बाद रेमिशन या फिर परिहार, जिसमें नेचर जो होता है, वो वही रहेगा लेकिन क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरा आपने कहा रेस्पाइट यानी कि विराम जिसके लिए विशेष परिस्थिति होनी चाहिए, तो यहाँ पर नेचर भी और क्वांटिटी दोनों कम हो सकती है। इसके बाद आप लोगों ने दोस्तों कहा अगली जो थी वो क्या थी? तो वो थी रेस्पाइट यानी कि रिप्राइव यानी कि प्रलंबन जिसमें आजीवन कारावास में बदल दिया गया मृत्युदंड को। इसके बाद दोस्तों बात की आपने क्षमा की यानी कि पार्डन की जिसमें लाइफ होगी झिंगा लाला मतलब कोई भी टेंशन खत्म, अब आप उसी परिस्थिति में हैं जिस परिस्थिति में आपने कोई क्राइम किया ही नहीं था। फिर बाद में आपने कहा शमशेर सिंह का केस दोस्तों तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया है कि भाई आप अपने आप से 3 महीने जैसा कोई समय देख लीजिए जिसमें आप फैसला सुना दें। क्योंकि अन्यथा बहुत लंबे समय तक दोस्तों अगर आप किसी को आस में रखते हैं, अब हाँ करेगा, ना करेगा तो अपने आप में दोस्तों कहीं न कहीं मानव अधिकारों का हनन वाला मामला बनता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 3 महीने में इनफ टाइम होता है, उतने में आप बता दीजिए कि देना है कि नहीं देना। इसके बाद अगर बात करें रिव्यू की तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने मारू राम केस हो गया, केहर सिंह केस हो गया और तीसरा दोस्तों इप्रू सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2006 का हाल का केस है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये जो सीरीज है, जहाँ पर आप लोग टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में बाँट के देख रहे हैं,
ये भी आप लोगों को चीज़ों को स्पष्ट कर रहा होगा। बाकी 2-3 सेक्शंस आप लोगों के पहले जा चुके हैं। ये आप लोगों का राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियाँ थी, यानी कि पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट था। अब अगले सेशन में कुछ और नया टॉपिक हम लोग लेकर आएँगे। और टॉपिक लेकर आने से पहले यदि मैं बात करूँ आप लोगों से, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को जान लेना चाहिए दोस्तों। वो कुछ चीज़ें क्या हैं? तो कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए जो यहाँ पर बताई जाएँगी, वो ये है कि आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार किस्म से तैयार किया गया नो योर पॉलिटी बैच आ चुका है, जो 3 जुलाई सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। आप सभी से अपेक्षा है कि आप उसका भरपूर समर्थन करें, आप उसमें आप अपने आप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको ज़्यादा नरिश करें, उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझें और उसके बाद आप लोगों को प्रीलिम्स में और मेंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है? तो यहाँ पर बात करें तो आप इससे जुड़िए 3 जुलाई सुबह 10 बजे से आपकी सीरीज़ शुरू होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें तो बोध बैच, ये हिंदी मीडियम के लिए फुली डेडिकेटेड बैच है, यानी कि पूरी तरीके से ये हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए ये बैच है, जिसमें आप लोगों की 900 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस दी जाएँगी आप लोगों को। आपको मटेरियल्स दिया जाएगा, आपको सुपर नोट्स मिलेगा, आपको आपकी जो सब्जेक्ट जैसे मेरा सब्जेक्ट है इसमें आपको सिनॉप्सिस वगैरह भी मिलेंगे, ताकि आप लोगों का एफर्ट्स कम से कम हो सके दोस्तों। और एफर्ट्स कम से कम का मतलब क्या है? वो एफर्ट्स जो आपके ज़्यादा टाइम वेस्ट कराते हैं। आपको टोटल समझने पर ध्यान देना है। लिखवाएँगे हम, समझाएँगे हम। ये बैच दोस्तों मात्र और मात्र 7,999 में है। एक बिल्कुल नॉमिनल फीस पर है, जिसे कहते हैं कि एक सामान्य सा एक बिल्कुल न्यूनतम शुल्क जिसे कहा जाता है, इस पर आपको ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप इसका हिस्सा बनें, इसमें बहुत ही शानदार फैकल्टीज़ हैं। आपके सामने इसका मैं भी एक हिस्सा हूँ दोस्तों इस बैच का, बोथ बैच का, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। यदि दोस्तों आप बात करें, ये पूरी तरीके से हिंदी बैच है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपके लिए एक अगला अग्निपथ बैच आपके लिए लाया गया है। और ये जो बैच होगा दोस्तों, ये इंग्लिश बैच होगा, मतलब यहाँ पर बाइलिंगुअल बैच होगा, मतलब कहने का इसमें हिंदी और इंग्लिश में आपके लिए पीछे स्लाइड्स होंगी और हिंदी में शिक्षक बोल रहे होंगे। बाकी जो अंग्रेजी वाले हैं बिल्कुल तनाव न लें, उसमें जो टीचर होंगे ये दोनों ही भाषाओं का प्रयोग समान रूप से करने वाले हैं। तो ये बाइलिंगुअल बैच है, अग्निपथ नाम है, ये 3 जुलाई से शुरू होने वाला है। बोध बैच जो पूरी तरीके से हिंदी मीडियम को डेडिकेटेड है, वो बैच शुरू होने वाला दोस्तों आप लोगों का 15 जुलाई से। तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। सेम फी स्ट्रक्चर है, वही 7,999, वही 900 प्लस लाइव आवर्स की क्लास होंगी दोस्तों। इसके अलावा हमारे पास दोस्तों समुद्र मंथन करके एक टेस्ट सीरीज है, जो फ्री टेस्ट सीरीज है, इसका आप लोग हिस्सा बन सकते हैं। 2 जुलाई से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है और इसमें आप लोगों को फ्री एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा ये, जिसमें 50 एमसीक्यूज होंगे आप लोगों के, 60 मिनट का होगा और ये 2 जुलाई से शुरू हो रहा है सवेरे 10:30 बजे। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो सीसैट का हमारे पास पहले तो आप देखिए ज्योग्राफी ऑप्शनल। ज्योग्राफी ऑप्शनल के तौर पे दोस्तों बहुत ही शानदार एक जिसे कहा जाता है कि बहुत अच्छा ऑप्शनल अपने आप में माना जाता है ज्योग्राफी, और ये नंबर 1 पे चलता है लेने वालों में, है ना? जो ऑप्शनल है उनमें। अमित कुमार सर एक्स आईआरएस जो है वो इस बैच को ले रहे हैं। इस बैच की वो शुरुआत करने वाले हैं अगस्त में। आप यदि इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। इसकी फीस जो है ये भी वही नॉमिनल, वही आपकी एकदम सामान्य शुल्क 7,999। यदि दोस्तों हम बात करें यहाँ पर, तो आपका सीसैट का बैच भी है, ये आपका 2500 रुपए का है, बहुत ही शानदार फैकल्टीज हैं। इसके अलावा दोस्तों ये हमारे सामने जो आपके देख रहे हैं, कनिका गोयल जी हैं, स्मृति मिश्रा जी हैं, राहुल श्रीवास्तव जी हैं, ऑल इंडिया 9, ऑल इंडिया 4, ऑल इंडिया रैंक 10, ये हमारे ऑनलाइन इंटरव्यू प्रोग्राम के छात्र रहे हैं। आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इस हर्डल को पार कर सकते हैं और जो सपना आपने देखा है आईएएस आईपीएस बनने का, आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज ही जुड़िए पाथफाइंडर हिंदी से। आप सबका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया।